टाइप है फर्स्ट, वो है हमारा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। और उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। नमस्कार आप सभी को। आज हम चालू करने वाले हैं व्याकरण का क्लास। व्याकरण। अगर व्याकरण को हम बोले ना तो वेदांत जो है ना 6 तरह के होते हैं, जिसमें एक हमारा व्याकरण भी होता है। और जो व्याकरण, इसको हम हिंदी का है ना पिलर बोल सकते हैं, खास करके लिखित भाषा में। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कागज या फिर जो बोली हुई बातें हैं ना वो मिट जाती है, लेकिन जो लिखा हुआ चीज़ है ना, जो लिखी हुई बातें होती हैं वो चिरकाल तक चलती रहती है। और व्याकरण की जो ज़रूरत है ना वो यही है कि व्याकरण का काम होता है कि चीज़ों को है ना, चीज़ों के अंदर शुद्धता वो लेके आए। जो आप लिख रहे हैं उसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से लिख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उसी हिसाब से जो आप बताना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम सुचारू रूप से चला सकें। और जो मेनली होता है व्याकरण, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मूल रूप से व्याकरण है उसमें कई सारी चीज़ें पढ़ाई होती हैं एक साथ। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो होती है हमारी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण परिचय, शब्द पढ़ते हैं, उसके बाद समास पढ़ते हैं, ऐसे ही कई सारे संधि पढ़ते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कई सारी चीज़ें। और हम कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। तो व्याकरण की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले अगर हमें घर से बाहर कहीं, मान के चलिए मार्केट जाना है, तो घर से बाहर निकलने के लिए है ना पहला कदम तो बढ़ाना होगा ना। और जो है ना ये जो पहला कदम होता है व्याकरण का, ये शुरू होता है हमारा वर्ण से। क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि जो व्याकरण हम पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति होती कहाँ से। कुछ भी हम बोल रहे हैं इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। और ये वर्ण होते हैं। वर्ण को बोलते हैं, वर्ण की जो परिभाषा है नोटबुक में जरूर लिखिएगा आप अपने कॉपी में। और प्रतिदिन आपको है ना क्वेश्चंस में मिलेंगे, जिन्हें पर डे आपको सेशन वाइज सोल्व भी करना है। तो वर्ण के बारे में हम, हमारा जो परिभाषा है जरूर आप लिखिएगा और लिखना शुरू कीजिए। वैसे मूल ध्वनि, मूल ध्वनि का मतलब समझते हैं, जो शुरू, वैसे मूल ध्वनि जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ हम नहीं सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण। और सबसे जो बड़ी बात है ना वर्ण की, ये इसकी का नाम टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जो मूल ध्वनि होती है हमारी उसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। और जो वर्ण है इसमें जैसे कि हम इसके उदाहरण देना चाहें तो क्या क्या हो सकता है उदाहरण हमारा। तो सबसे पहले हमारा जो उदाहरण होगा अ, आ, क, ख, जो कि हमने बचपन से पढ़ाई की है इसके बारे में। सबसे पहले जब हम नर्सरी में जाते हैं तो सबसे पहले हमें आ ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व दीर्घ, क ख ग सिखाया ही जाता है, क्योंकि यह पहचान है। जब तक ये हम नहीं सीखे होंगे तब तक हम वर्ण को है ना अच्छी तरह से जान ही नहीं सकते हैं। लेकिन लिखना तो आ गया हमें, अब इसके बारे में जानना है कि ये वर्ण होता क्या है।
जो वर्ण होते हैं ना हिंदी में वो 48 होते हैं। कितने वर्णों की संख्या कितने हैं? 48। और 4 वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त होते हैं। संयुक्त जो मूल रूप से होते हैं वो 48 है हमारे। इसमें हमारा आ, हरश्री, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, री, ए, ओ, अंग, तक हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा वर्ग। वर्ग में कितने होते हैं हमारे? क, ख, ग, घ एंड अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में टवर्ग, ट यानी जिसका उच्चारण हम मूर्धा की सहायता से करते हैं। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद तवर्ग। तवर्ग में जो हमारा आएगा, लिखिए जरूर। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये चीज़ है ना कभी भी याद नहीं आ पाएगी। और नोट करने से ना फायदा जो होता है, सबसे बड़ी चीज़, आप कभी भी पलट के उन चीज़ों को देख सकते हैं। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स लिखने से फायदा यही होता है। तवर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5। और इसके बाद आता है हमारा य, र, ल, व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये हो गए हमारे। अब आइए काउंट कर लेते हैं। 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया हमारे 11। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ये टोटल हो गए हमारे 44। अब इसमें जो वर्ण आते हैं, एक आता है हमारा ड़ और दूसरा आता है ढ। जैसे हमें लिखना है बाढ़, साड़ी, तो इसमें हम जो यूज करते हैं ये क्या होता है? ड़ और ढ। ये दो हो गए हमारे, तो 44 और 2 46 हो गए। और दो वर्ण आते हैं और जो होते हैं मुख्य रूप से, वो होते हैं अनुस्वार, जिसको हम यहाँ पे अंग बोलते हैं ना, तो ये अनुस्वार होता है। अनुस्वार और विसर्ग, और अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग में हमारा जैसे अ, क, दुख जो लिखते हैं वो होता है हमारा विसर्ग। तो उम्मीद है कि ये जो अब आपकी जो 48 थे वो आपको यहाँ पे दिख गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 हो गए। इनकी जो टोटल संख्या ये हो गई हमारी 11। 5 5 ये हो गए, तो 5 होते हैं ये, तो टोटल ये हो गए 25। ये हो गया हमारा 8। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 11 लवा होते हैं वो अंतस्थ होते हैं, और ये हम कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे हमें याद भी रहेंगे। और ये जो रहता है हमारा, तो आप समझ रहे हैं दंश, इसको हम बोलते हैं उष्ण व्यंजन। और उसके बाद ये हो गए हमारे 4 जो स्पेशल। टोटल संख्या हो गई हमारी 48। अब इसके बारे में एक और चीज हम जानते हैं जो हमारा था संयुक्त व्यंजन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वर्ण के बारे में। तो संयुक्त जो व्यंजन होता है ये हमारा होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। और जो टोटल शब्द हैं हिंदी में वो कितने हो गए हमारे 48। ये हो गए हमारे टोटल मूल 48 और 4 ये। तो जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वर्णों की संख्या कितनी है टोटल, तो आप क्या बताएंगे 52। लेकिन मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो 48। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आगे होता है वर्णों के, है ना, कितने प्रकार होते हैं। तो आइए और नेक्स्ट के लिए हम प्रिपेयर होते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है हम आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो क्या है कि पढ़ाई जो है ना, ये जब तक आप लगातार याद नहीं रखेंगे हमेशा, तब तक आपको ये हमेशा याद नहीं रहने वाले। तो कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको हमेशा कम से कम महीने में 2 4 5 बार तो उसका रिवीजन होना ही चाहिए। क्योंकि जब रिवीजन होगा तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है तो आप जवाब दे पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टूडेंट लाइफ में कि आपके अंदर माइंड कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, तो आपको, है ना, एक अच्छे नज़रिए से भी समाज में देखा जाता है। और जब आप कोई भी क्लास में हैं, चाहे आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका बेस मजबूत नहीं है तो भी आप कोशिश कीजिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। और हमेशा ही आपको, है ना, एक बेहतरीन क्लासेज मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको जो भी शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे वो एक बेहतरीन तरीके से होगा। और जब आपको बेहतरीन तरीके से कोई भी शिक्षा मिलती है तो आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ भी पाते हैं और समय आने पे उन चीज़ों को बेहतर तरीके से डिलीवर भी कर पाते हैं। तो हमारी तो कोशिश यही होगी हमेशा जो वर्णों के भेद होते हैं, वर्ण के भेद ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 ही प्रकार के ही हैं। और जो पहला टाइप है फर्स्ट, वो है हमारा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। और कोशिश है कि स्वर वर्ण के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी बेहतरीन तरीके से आप तक डिलीवर हो, ताकि जो हमारा या फिर आपका जो पढ़ने का पर्पस हो वो समय आने पे, चाहे आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी नहीं छूटे। और प्लेलिस्ट में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाने का। क्योंकि जब तक आप तो बेहतरीन तरीके से पढ़े रहे हैं, आपका दोस्त भी है ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि सामाजिक जो काम होते हैं ना वो अकेले बैठ के निपटाए नहीं पड़ते। तो अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है
इसका मतलब आपको है ना किसी और दोस्त को भी है ना जरूर बताना चाहिए। स्वर्ण वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा आ गया स्वर्ण वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण का है परिभाषा, ये किस हिसाब से दिया जाता है ये जरूर आप देखिएगा और लिखिए जरूर। स्वर वर्ण की परिभाषा लिखिए। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण है ना बिना किसी सहायता के होता है, किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी जो चीज है इसमें ये यही है कि इसके लिए किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है। जैसे गांव में बोलते हैं लोग हम इंडिपेंडेंट हैं, मतलब हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो इसका भी अपना एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड ये है कि अपन को है ना किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर सकता हूं। तो स्वर्ण वर्ण बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के इसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है ना इसका, जब हम इसका उच्चारण करते हैं स्वर्ण वर्ण का, स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसमें कंठ और तालु, कंठ और तालु का ही हमेशा इस्तेमाल होगा, जीभ और ओठ का नहीं होगा। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो स्वर वर्ण कितने, जो मूल स्वर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। क्योंकि जब स्वर वर्ण में सारी चीजें, जैसे स्वर वर्ण के बारे में सबसे पहले आप जरूर जान लीजिए, उच्चारण इसका कंठ और तालु से होगा। और इसका जो है ना कौन कौन से वर्ण है स्वर वर्ण में, अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ री ए ऐ ओ औ। लिख लीजिए अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ री ए ऐ ओ औ। ये हो गए हमारे 11। ठीक है। अब स्वर्ण वर्ण जो है ना, लिख लिया आपने। अब स्वर्ण वर्ण के भेद दो तरह के होते हैं मूल रूप से। फर्स्ट जो होता है हमारा, क में लिखेंगे फर्स्ट मूल स्वर, मूल स्वर। और जो ख होगा हमारा दूसरा, स्वर वर्ण के भेद हम पढ़ रहे हैं। तो जो मूल स्वर होगा, इसके बाद संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है। जो मूल स्वर होते हैं इनके उच्चारण में काफी कम समय लगता है, बहुत कम, ना के बराबर। और जो मूल स्वर आते हैं ये, अब हम इन्हीं में से छांटेंगे। आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ए और ओ। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 3 8। और जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर, ये हो गया हमारा आय। अब ये जो आय होता है ये जोड़ के, क्योंकि ये संयुक्त है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो जो ये आय होता है अ जोड़ ए इज इक्वल टू ए, और एक होता है अ जोड़ ओ, ये हो गया अ।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तरह से अच्छे तरह से समझ में आ गया। अब यहाँ से हम ना थोड़ा सा और डीप में चले जाते हैं मूल स्वर के बारे में। ठीक है, जो मूल स्वर होता है इसके भी दो भेद होते हैं। फर्स्ट हो गया ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और सेकेंड हो गया हमारा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में है ना कम समय लगता है, कम समय लगता है। और इसके जो उदाहरण है अ, उसके बाद ह्रस्वी, ह्रस्व उ, ए, ये हो गए हमारे उदाहरण ह्रस्व स्वर के। दीर्घ स्वर आ, आ, हम क्या बोलते हैं? राम, और बोलते हैं रामा, वहां, गया, आ, और एक चीज बोलते हैं राम, आम। इसमें और जो है ना लास्ट में ये आ में बड़ा हो जाता है। इसके बाद दीर्घी ईक, इसका ईक है ना, हरी, 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 और हरी, ये हरि का मतलब भगवान विष्णु से संबंध होता है। ठीक है, और ये जो हरि है ये रंग बताता है, हरी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा दीर्घी, दीर्घ उ, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, ह्रस्व स्वर में री भी आता है। ठीक है, और दीर्घ स्वर में वो हो गया, और इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, क्योंकि जो एकले होता है ना जब मात्रा हम पढ़ेंगे ये भी काफ़ी समय लेता है। मात्राएं जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे ए, ओ, ओ। हमारी टोटल संख्या कितनी थी? 11 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? जरूर उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए। और यहीं तक होता है हमारा स्वर वर्ण। तो इतना तो कंठस्थ आपको होना ही चाहिए। सबसे पहले हमारा स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है, जहाँ से हमारा मूल स्वर और संयुक्त स्वर आता है। उसके बाद जो मूल स्वर है इसको भी हम दो भागों में बांटे हैं। इसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं जिसमें कम समय लगता है। इसमें आता है ह्रस्वी, अ, ह्रस्व उ, री, और दीर्घ स्वर में आ, दीर्घी, उ, दीर्घ, ए, ओ, और औ आता है। ठीक, अब इसके बाद जब हम, उम्मीद है कि आप उतार चुके होंगे। जिन्होंने नहीं उतारा वो स्क्रीन रोक के और उतार लेंगे। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में हम यही जानते हैं कि जो स्वर वर्ण होता है ये बिना किसी
अन्य के उच्चारण के द्वारा इसका किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं होता है। इनका अपना ही स्वर है, अपना इनका अपना ही जलवा है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होता है इसको हमेशा किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। ये थोड़ा सामाजिक आदमी बोल सकते हैं गांव में, ये अकेले चलने वाला नहीं है। तो जब अकेले चलने वाला नहीं होगा तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी हमारे लिए, जो मेन चीज होने वाली है वो ये होगी कि हम व्यंजन वर्ण को बेहतर तरीके से जानें। व्यंजन वर्ण जो दूसरा हमारा था वो था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में जो है ना बात करते हैं तो ये थोड़ा सा सोचने वाले भी और थोड़ा ज़्यादा समझने वाली है, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा कम समझ में आता है। तो उम्मीद है जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि पढ़ाने वाला थोड़ा सा अलग है। हम लोग कोई पारंपरिक टीचर नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है उतना बेहतरीन तरीके से आपको देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और नए ज़माने के हैं तो बच्चे भी नए ज़माने के और नए तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। तो व्यंजन वर्ण के बारे में ज़रूर लिखिएगा। व्यंजन वर्ण के बारे में, वह वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत? और जो सहायता हम लेते हैं, जो अन्य वर्ण है, ये कौन से होते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता की जरूरत होती है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जो इसमें आते हैं ना व्यंजन वर्ण में, ये होते हैं हमारे, उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ऐसे आप लिख सकते हैं ज्ञ तक। ठीक है, अब जो आगे वाली जो बात होगी व्यंजन में, वो क से लेकर क्या, क से लेकर क तक जो विसर्ग होता है ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण ही होंगे। ठीक है, अ को छोड़ के जो हम पढ़ते हैं ना अ आ, स्वर वर्ण को छोड़ के जितने सारे वर्ण होंगे वो सबके सब क्या होंगे, व्यंजन वर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर होना चाहिए। और जब तक है ना आपके अंदर ये क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखो अब ये जो हमारा क है ना, क के बारे में हम बात करें केवल अभी हम क के बारे में, तो क ये है ना ये सहायता से जब हम इसको करेंगे तो ये हलंत आएगा और अ आएगा। तो ये जब बाहर आ गया तो आधा क हो गया। जब तक ये आधा क है तब तक इसका उच्चारण हम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और जो इसके है ना भेद, ये भी 3 भेद हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं फिर से कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण के भेद मूल रूप से 2 होते हैं। जो मूल स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, और जो बाकी जो मूल स्वर है उसके भी 2 भेद होते हैं। जो 2 भेद होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हमारा ह्रस्व स्वर आता है और दीर्घ स्वर आता है। और जो व्यंजन वर्ण है इसके 3 भेद हैं।
व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, और इन भेदों में जो आता है सबसे पहले हमारा होगा स्पर्श व्यंजन। लिखिए, फर्स्ट में स्पर्श व्यंजन। सेकेंड में लिखिए जो दूसरा होता है वो क्या होगा हमारा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि इनका उच्चारण नाई के बराबर सटता है जिह्वा या फिर किसी भी अन्य सहायता के बिना इनका होता है। और जो तीसरा है ये हो गया उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, ये जो दोनों वर्ण है, ये दोनों व्यंजन जो हैं ये स्पर्श व्यंजन से पूरे तरह से अलग है। अब हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है। तो स्पर्श व्यंजन में जब आपको लिखना है तो आप लिखें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आता है। ये वर्ग, कवर्ग समझ रहे हैं आप, इसको हम तोड़ेंगे तो क जोड़ वर्ग यानी क ख ग अंग तक, समझ रहे हैं। तो इसमें आएगा हमारा क ख ग घ और अंग, ठीक है। चवर्ग में हमारा च छ ज ज और य, और टवर्ग में ट ठ ड ढ अड़। मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले कभी ध्यान दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं ना, जब आप पढ़ रहे हो च छ ज झ य, तो कोशिश करो ये जो है ना जिह्वा, जो हमारे अंदर जितने भी चीजें हैं मुंह के अंदर, किस किस का कहाँ कहाँ पे स्पर्श हो रहा है किस किस वर्ण को बोलने में, तब आपको मजा आने आएगा पढ़ने में। तो अभी हमारा तवर्ग पे हम पहुंच गए, त थ द ध और न। पवर्ग में आएगा प फ ब भ म, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ, इतना हो गया हमारा टोटल जो संख्या होता है ये 25, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हम क्यों बोलते हैं इसको, य र ल व, ये केवल 4 ही होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये केवल 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात किया जाए तो इनका जो उच्चारण है ना, हम बोलते हैं य र ल व, वो अंदर ही अंतस्थ, अंदर से ही हो रहा है, बाहर किसी भी ओठ वगैरह का किसी भी चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन में हम आपको देखने को क्या मिलता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें हम बोलने के लिए है ना, जो समास हमारा, जो सांस निकल रहा है उसका संबंध है। जैसे हम बोलते हैं स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, श, 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 षटकोण, षटकोण, ठीक है। सड़क, शलगम, शलगम, शस्त्र, शास्त्र। तो ये सब का, ये हम बाहर निकल रही है हमारी आवाज, श्वास बाहर। अंतस्थ में य र ल व, हमारे जो सांस है ये अंदर ही रुक गया है, र ल व, लेकिन स ह
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अंतस्थ उष्ण व्यंजन, इसमें आपको व्यंजन वर्ण में इतना ही पढ़ना होता है। अब आपको ना थोड़ा सा इसी में हम एक थोड़ा सा चीज आपको दिखाते हैं, वो क्या होता है। हल, हल चिन्ह जरूर देखिएगा। हल चिन्ह में क्या होता है, जैसे ये हो गया उदाहरण के लिए आधा क, जैसे हम बढ़ते हैं क्या, ठीक है, क्या को हम लिखते हैं आधा क या क्या। उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हलंत चिन्ह, जैसे मान के चलिए किसी भी चीज को हम समझते हैं हलंत के बारे में, तो स्वर रहित है ना, स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि हमें च लिखना है, तो ये च जो है ये पूरा है, च जो अ, लेकिन हमें ना इस च को आधा लिखना है, इस च को आधा लिखना है, तो ये च पूरा अ के साथ मिला हुआ है, लेकिन जैसे ये अब आपको लिखना है अच्युत, समझ में आया होगा आपको हलंत का मतलब। आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर हल चिन्ह को हटाया जाएगा तो अर्धरूप का प्रयोग, उस व्यंजन के अर्धरूप का प्रयोग होता है। और जो हल चिन्ह होता है, हलंत होता है, इसका जो इस्तेमाल है हमेशा व्यंजन में होता है, ना कि स्वर वर्ण में होता है। और उम्मीद है कि आपको आज का क्लास है ना समझ में आया होगा। आगे कल हम पढ़ेंगे मात्राएं, अनुस्वार, ऐसे कई सारी चीज़ें, लेकिन उम्मीद है कि आज का जो क्लास है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और वीडियो अगर है ना आपको समझ में आया होगा, क्लास समझ में आया है, अपने 2-4 दोस्तों तक तो ज़रूर पहुंचाओ बात। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना क्लास के साथ ज़रूर जुड़ने का कोशिश करो, क्योंकि कल से क्लास है ना, ये आपकी जो क्लास कल से क्लास है वो ऑनलाइन क्लास होने वाली है। और उसका समय भी है ना बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। आई थिंक 6 बजे से आपका क्लास, 6 या 7 बजे से आज शाम तक आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो ये 6 या 7 बजे से पर डे आपको क्लास मिलना है। इसमें जो व्याकरण है आपके, ये कई सारे लैंग्वेज के व्याकरण आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम जो आज चला रहे हैं ये हो गया हमारा हिंदी व्याकरण। इसके बाद हम चालू करेंगे संस्कृत व्याकरण, जो कि बहुत कम ही लोग पढ़ा पाते हैं संस्कृत व्याकरण को, लेकिन हमारी उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये मिले। इसके बाद हमारा हो जाएगा उस व्याकरण के बाद इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आपको इस हिसाब से पढ़ने को मिलेगा जितना बेहतरीन आपने शायद आज तक देखा होगा। तो उम्मीद है कि जो है ना इंग्लिश ग्रामर ये इतना बेहतरीन तरीके, अभी कुछ वीडियो पढ़े हैं लेकिन वो करीब करीब 2 से 3 साल पहले के वीडियो हैं। तो आपको अभी तुरंत से है ना जो चालू होने वाला है, आई थिंक कि ये 1 मार्च के आसपास से चालू होने वाला है क्लास। तो अगर आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। कोई भी कॉस्ट नहीं देना, ये सारे फ्री कॉस्ट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और आपका प्यार ही है ना हमारे लिए फीस होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेवा धर्म है ना ये सबसे बड़ा धर्म होता है, और ये सबसे बड़ी बात आपके लिए है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।